नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15। नाम क्या है? ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। परिचय है। हम त्रिविमीय संसार में रहते हैं। जिन त्रिविमीय आकृतियों को हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, उन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापा जा सकता है। कई बार हमें इन आकृतियों के अवयवों जैसे आयतन, क्षेत्रफल आदि को मापने की आवश्यकता होती है। जैसे जमीन खरीदते या बेचते समय मूर्ति बनाने में कितना सामान लगेगा पता करने में इत्यादि। त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन पता करने के पहले हम इन आकृतियों को खोल कर देखते हैं। त्रिविमीय आकृति बनाने के लिए पृष्ठीय जाल। कमली और मांगी के पास पुट्ठे का एक घनाकार डिब्बा था। उन्होंने कैंची की सहायता से डिब्बे की कोर को काटा और फैला कर रख दिया। इस खुली हुई आकृति के बारे में उन्होंने आपस में चर्चा की। कुछ समय बाद उन्होंने सेलो टेप की सहायता से इन खुले हुए भागों को जोड़कर डिब्बे को वापस बना लिया और बहुत खुश हुए। उन्होंने मांगी के पिता को डिब्बा दिखाया और अपने द्वारा किए गए कार्य की चर्चा की। मांगी के पिता बहुत खुश हुए थे, परंतु उन्होंने पूछा कि क्या डिब्बा और अलग तरह से भी खोला जा सकता है। फिर उन्होंने डिब्बे को खोला और आकृति 3 प्राप्त किया। इस प्रकार से आकृति 3 प्राप्त किया। ये रहा आकृति 3। अलग तरीके से डिब्बे को खोल करके आकृति 3 प्राप्त किया। मांगी और कमली ने तुरंत ही उस आकृति को वापस रखने की कोशिश की। कमली और मांगी के पिता ने पुट्ठे को एक एक घनाकार डिब्बों के किनारों को काट कर खुली आकृति बनाने के लिए कहा। उन दोनों ने नीचे दी गई आकृतियां बनाई। दोनों से मांगी के पिता ने इस गतिविधि के द्वारा आकृति बनाने के तरीकों पर चर्चा की। यहाँ हमने पाया कि जब हम पुट्ठे के घनाकार डिब्बे की कोरों को काटते हैं और उससे फैला कर रखते हैं, तो हमें 2 विभिन्न प्रकार की समतल आकृतियां प्राप्त हो सकती हैं। इन समतल आकृतियों को घन का पृष्ठीय जाल नेट कहते हैं। किसी त्रिविमीय आकृति का पृष्ठीय जाल नेट द्विविमीय आकृति होती है। आकृति 5 और 6 आकृति 4 के बाद 5 और 6 एक ही घन के 2 पृष्ठीय जाल को प्रदर्शित करते हैं। क्या हम इसी घन के और अधिक पृष्ठीय जाल प्राप्त कर सकते हैं? करके देखें। पहला है पुट्ठे के घनाकार डिब्बे लीजिए और उनकी कोरों को काटते हुए अलग अलग ढंग से खोलिए। आप कितने प्रकार के विभिन्न खुली समतल आकृतियां पाते हैं। दूसरा है घन का पृष्ठीय जाल नेट बनाइए। हम पुट्ठे के घनाकार डिब्बे से 11 विभिन्न पृष्ठीय जाल प्राप्त कर सकते हैं। एक घनाभ का पृष्ठीय जाल कैसा होगा? तीसरा है एक पुट्ठे से 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार डिब्बा तैयार कीजिए। और चौथा है एक पुट्ठे का घनाभाकार डिब्बा तैयार कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये सब हमें करके देखना है। और घन और घनाभ के भाग, पार्ट्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, पार्ट्स ऑफ क्यूब एंड
क्यूबॉइड। फर्स्ट है घन और घनाभ के पृष्ठ, कोर और शीर्ष, फेस, एड्ज एंड वर्टेक्स। पृष्ठ मतलब फेस, कोर मतलब एड्ज और शीर्ष मतलब वर्टेक्स। पिछली कक्षाओं में हम घन, घनाभ और बेलन के बारे में पढ़ चुके हैं। घन, घनाभ और बेलन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम घन और घनाभ के भागों के बारे में जानेंगे। पता लगाएं। दिए गए घन और घनाभ के चित्र को देखिए। यहाँ A B C D E F G घनाभ और P Q R S T U V W घन है। A B C D E F G घनाभ है और P Q R S T U V W घन है। ठीक है, ये घनाभ है और ये घन है। घन और घनाभ का नामकरण शीर्षों के आधार पर होता है। पर क्या आप घन और घनाभ के पृष्ठ, कोर और शीर्षों को गिनकर उनके नाम बता सकते हैं? घन या घनाभ के पृष्ठों के बीच क्या संबंध होता है? आकृति 7-8 का अवलोकन करते हुए मित्रों से चर्चा करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। आपके अवलोकन के बिंदु निम्नलिखित हैं। दिए गए घनाभ A B C D E F G के कुछ अवलोकन एवं संबंध। घनाभ के 8 शीर्ष हैं। घनाभ के कितने शीर्ष हैं? 8 शीर्ष हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 शीर्ष हैं। और जो A B C D E F G और H है। घनाभ की 12 कोर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 कोर हैं। घनाभ के में सम्मुख कोर बराबर होते हैं। जैसे ऊपर दिए घनाभ आकृति 7 में कोर A B व C D D C A B और D C A B और D C, हाँ A B और D C E F व G H G E F और H G, हाँ आदि सम्मुख कोर बराबर है। घनाभ के 6 पृष्ठ हैं। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 पृष्ठ है। 6 मतलब कि साइड से उसके, है ना। पृष्ठ को इंग्लिश में क्या लिखा था यहाँ पे? फेस। 6 फेस है उसके, 6 पीस फेस है। जो A B C D ये फर्स्ट वाला फेस, A B G F ये सेकेंड फेस, D C H E थर्ड फेस, B G H C फोर्थ फेस, E H F G फिफ्थ फेस और ऐसे ही 6 फेस है ना। A B C D E F G H A F G B E F G H A B C D E F G H और E F G H A F G B उसके बाद D E H C A F E D और B G H C इस प्रकार से 6 पृष्ठ हैं, 6 फेस है ना, बराबर है। आकृति 7 व 8 का अवलोकन करें और बताएं कि कौन कौन सी कोरों की
लंबाइयाँ और कौन कौन से पृष्ठ आपस में बराबर हैं। आकृति 7 और 8 का अवलोकन करें और बताएं कि कौन कौन सी कोरों की लंबाइयाँ और कौन कौन से कोर के कौन कौन से पृष्ठ का आपस में बराबर है। दूसरा है घन और घनाभ में के विकर्ण डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा, चौक के डिब्बे व कक्षा की आकृति कैसी है। सभी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि घनाभ जैसी है। तब शिक्षक ने 5 विद्यार्थियों को बुलाकर उन्हें चौक के डिब्बे में पेंसिल रखने को कहा। विद्यार्थियों ने कहा कि पेंसिल किसी भी तल पर रखने पर डिब्बे में नहीं आती। ABCDEFG चौक का एक डिब्बा है। इस डिब्बे में पेंसिल को तल BGHC पर रखने पर हम देखते हैं कि पेंसिल डिब्बे के अंदर नहीं समा पाती, क्योंकि पेंसिल की लंबाई डिब्बे की लंबाई से अधिक है। तब क्या पेंसिल को डिब्बे के अंदर रखा नहीं जा सकता? लेकिन यदि पेंसिल को BGHC पर इस प्रकार रखें कि उसके सिरे B और H या GC उसके सिरे BH या GC की ओर हो तो संभावना बनती है कि शायद पेंसिल डिब्बे में समा जाए, क्योंकि BH और GC दोनों ही इस घनाभ के सिरे का क्या है, विकर्ण है। आप देखते हैं कि BGHC में BH और या GC की लंबाइयाँ BG व BC से अधिक है। एक चौक या अन्य कोई खाली डिब्बा लेकर देखें जो घनाभ के आकार का हो। यदि पेंसिल को ऐसा रखने के बाद भी वह डिब्बे में समा नहीं पाती, तब क्या पेंसिल को रखने का कोई और तरीका हो सकता है जिससे पेंसिल डिब्बे में समा सकने की संभावना हो। अब यदि पेंसिल को इस प्रकार रखें कि उसके सिरे DG या AH, DG या AH, FC या फिर FC या EB, FC या फिर EB की ओर रहे, तब हम देखते हैं कि पेंसिल के डिब्बे में समा जाने की संभावना और भी बढ़ जाती है। यानी यह दूरी डिब्बे के अंदर की सबसे लंबी दूरी होती है। यह दूरी चौक के डिब्बे घनाभ का आकाशीय विकर्ण है। यानी AH, DG, AH, DG, EB और FC घनाभ ABCDEFGH के आकाशीय विकर्ण हैं। इन्हें हम घनाभ का विकर्ण कहते हैं। घनाभ ABCDEFGH में उसके तल के विपरीत कोनों की दूरियां जैसे AE व DF, AE व DF, इन्हें हम घनाभ का विकर्ण कहते हैं। घनाभ ABCD में उसके तल के विपरीत कोनों की दूरियां AE व DF, DG व EC, DH व DC, DH व EC, DH व EC, ये जो चौकोन में है वो वाला विकर्ण।
इत्यादि घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण है। ये दोनों ही क्या है, पृष्ठीय विकर्ण है, पृष्ठ के विकर्ण है। और ये जो विकर्ण है, जो सबसे बड़ी विकर्ण है इस घनाभ के, उसको बोलेंगे आकाशीय विकर्ण। तब शिक्षक ने कक्षा में के सभी विद्यार्थियों से कहा कि किसी घनाभाकार डिब्बे में धागे की सहायता से आकृति 9 में दिखाई गई दूरियों D1, D2, D3 व D4 को मापकर देखें कि उनमें कौन सी दूरी सबसे अधिक है। इन दूरियों को हम क्या कहेंगे, D1 और D2 और D3 को घनाभ का विकर्ण कहेंगे। D1, D2, D1 और D2 को घनाभ का, D1, D2 और D3 को घनाभ का विकर्ण कहेंगे। परंतु D4 क्या है, D4 E से लेकर जो B तक गया है वो क्या है, क्या हम इसे भी विकर्ण कह सकते हैं? यह भी एक विकर्ण है, परंतु बाकी से अलग। यह घनाभ के किसी भी तल पर स्थित नहीं है। इस प्रकार D1, D2 और D3 और D4 विकर्ण है, जिसमें परंतु ये दो भिन्न प्रकार के हैं। D1, D2 और D3 किसी पृष्ठ पर बने विकर्ण है, इसलिए इन्हें पृष्ठीय विकर्ण कहते हैं। D4 पूरे घनाभ में है, इसलिए इसे घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड या आकाशीय विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है घनाभ का पृष्ठीय और आकाशीय विकर्ण, फेस एंड स्पेस डायगोनल, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। उसको और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे पढ़ के। ठीक है।